आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम छत्तीसगढ़ की राज्य पहचान को समझने के लिए एक बेहद रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। ये एक ऐसा सफर है जो राज्य के बहुत ही सुंदर और आदर्श ग्राफिक चिन्ह से शुरू होकर इसके उन जीवित प्रतीकों की नाजुक सच्चाई तक जाएगा जो आज लुप्त होने की कगार पर हैं। सोचिए जरा, कागज पर उकेरी गई एक स्थिर, सुरक्षित पहचान और असल जंगलों में सांस लेती, संघर्ष करती वास्तविकता के बीच कितना बड़ा अंतर हो सकता है। आज हम इसी को गहराई से समझेंगे। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ के प्रतीकों और राज्य चिन्ह के अर्थ को समझेंगे, फिर बस्तर की पहाड़ी मैना और जंगली भैंसे के संघर्ष पर बात करेंगे और आखिर में जानेंगे कि इन्हें बचाने के लिए क्या अहम कदम उठाए जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, छत्तीसगढ़ के प्रतीक और एक नई राज्य पहचान का निर्माण। आइए इस राज्य चिन्ह को थोड़ा डिकोड करते हैं। साल 2000 और 2001 का वो दौर जब भारत के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया, तब इसे एक ऐसी पहचान की जरूरत थी जो यहाँ की अपार संपदा को दुनिया के सामने रख सके। 4 सितंबर 2001 को इसे अपनाया गया। इसके बाहरी घेरे में जो 36 हरे रंग के किले आप देख सकते हैं, वो राज्य की वन संपदा और समृद्धि का प्रतीक है। बीच में धान की सुनहरी बालियां यहाँ की दमदार कृषि और आत्मनिर्भरता को दर्शाती हैं। बिजली का निशान यहाँ की ऊर्जा क्षमता को दिखाता है और नीचे से ऊपर की ओर जाती 3 लहराती रेखाएं राज्य के जल संसाधनों को बड़ी ही खूबसूरती से उकेरती हैं। इसके अलावा तिरंगा और सारनाथ के सिंग राष्ट्र के प्रति हमारी एकजुटता को दर्शाते हैं। कागज पर बने ये प्रतीक तो पूरी तरह से सुरक्षित और आबाद हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा होता है, राज्य के उन जीवित प्रतीकों का क्या? जुलाई 2001 में राज्य के जो पक्षी और पशु चुने गए, आज उनकी ज़मीनी हकीकत काफ़ी डराने वाली है। प्रकृति की गोद में आज़ादी से घूमने वाले ये प्राणी आज विलुप्ति के कगार पर खड़े हैं। और यही हमें ले आता है हमारे अगले हिस्से पर, बस्तर की पहाड़ी मैना और एक बेहद खूबसूरत आवाज़ की अजीब विडंबना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे राज्य पक्षी की। विज्ञान की भाषा में इसे ग्रेकुला रिलिजियोसा पेनिनसुलेरिस कहा जाता है। ये बस्तर की पहाड़ी मैना सच में बेहद आकर्षक है। ये मुख्य रूप से बस्तर के अबूझमाड़, बारसूर और बेलाडीला जैसे घने पहाड़ी जंगलों में पाई जाती है। दिखने में ये कैसी होती है? इसके पंख गहरे काले होते हैं, जिनके किनारों पर सफ़ेद रंग झलकता है। गुलाबी चोंच और चमकीले पीले रंग के पैर और कंठ होते हैं। इसका आकार करीब 1 फीट तक हो सकता है। लेकिन इसकी सुंदरता से भी ज्यादा इसका एक खास हुनर है, जिसने अनजाने में ही इसकी पूरी प्रजाति को खतरे में डाल दिया। इसे एक दुखद विरोधाभास ही कहेंगे। एक तरफ तो ये पक्षी बस्तर के ऊंचे जंगलों में आज़ादी से उड़ता है, पेड़ों की सुरक्षित ऊंचाइयों पर अपने घोंसले बनाता है। वहीं दूसरी तरफ की सच्चाई आपका दिल तोड़ देगी। इंसान की आवाज़ और भाषा की बिल्कुल सटीक नकल करने की इसकी जो अद्भुत कला है ना, वही इसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। लोगों ने महज अपने मनोरंजन के लिए इन्हें जंगलों से पकड़कर पिंजरों में कैद करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पिंजरे में कैद होने के बाद ये प्रजनन बिल्कुल नहीं कर पाते, जिससे इनकी संख्या तेजी से गिरने लगी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, जंगली भैंसे का संघर्ष, पौराणिक कथाओं से लेकर आज के हाशिए तक। 900 किलो, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये विशाल संख्या इस प्राणी के अद्भुत आकार को दर्शाती है। एक पूरा विकसित जंगली भैंसा इतना भारी हो सकता है। कंधे तक इसकी ऊंचाई करीब 5 फीट होती है और इसके सींग 197.6 सेंटीमीटर तक लंबे नापे गए हैं। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो जंगल में कोई जीता जागता पहाड़ चल रहा हो। इसे विज्ञान में बुबलिस बुबालिस कहा जाता है और आम हिंदी बोलचाल में नर को अरना और मादा को अरनी पुकारते हैं। इनका पूरा शरीर गहरा स्लेटी काला होता है। हालांकि जब इनके बछड़े पैदा होते हैं तो वो लगभग पीले रंग के होते हैं। ये लंबी घास, दलदल और पानी वाले इलाकों में रहना पसंद करते हैं और इनकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो एक शक्तिशाली जंगली भैंसा खूंखार शेरों को भी खदेड़ सकता है। इस विशाल जानवर का हमारे इतिहास और संस्कृति में बहुत गहरा महत्व रहा है। प्राचीन काल में महाकवि बाणभट्ट ने अपनी मशहूर रचना कादंबरी में विंध्यावती से दंडकारण्य तक के जंगलों का जिक्र किया था।
उन्होंने इस वन भैंसे के लिए संस्कृत में सदा सन्निहित मृत्युभीषण महिष लिखा था, यानी इसे यमराज का वाहन और साक्षात मृत्यु का प्रतीक बताया गया था। ये उद्धरण हमें बताता है कि इतिहास में इस जानवर को कितना खौफ और सम्मान हासिल था। लेकिन जरा देखिए कि समय के साथ कैसे इनकी दुनिया सिकुड़ती चली गई। प्राचीन काल में ये अमरकंटक से लेकर पूरे दंडकारण्य तक फैले थे। 1858 में कैप्टन फोर्सत ने बिलासपुर के जंगलों में इनके बड़े बड़े झुंड देखे थे। 1925 तक भी ये काफी संख्या में मौजूद थे। लेकिन आज ये मुख्य रूप से सिर्फ बस्तर के इंद्रावती, कुटरू और उदयंती अभयारण्य के कुछ हिस्सों तक ही सिमट कर रह गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो जानवर शेर से लड़ सकता है वो खत्म कैसे हो रहा है, तो इसका जवाब कुछ और ही है। इनके खत्म होने की सबसे बड़ी वजह है इनके रहने की जगह यानी लंबी घास वाले दलदली इलाकों का नष्ट होना। इसके अलावा इतिहास में हुआ अंधाधुंध शिकार और सबसे खतरनाक पालतू जानवरों से फैलने वाली रिंडरपेस्ट जैसी बीमारियां। कई बार तो ये पालतू भैंसों के साथ प्रजनन कर लेते हैं, जिससे इनकी जो असली प्योर नस्ल है उसमें मिलावट का एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, महत्वपूर्ण संरक्षण उपाय। आखिर इनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए क्या किया जा रहा है? पहाड़ी मैना की बात करें तो स्थिति गंभीर है, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। इसे बचाने के लिए सिर्फ जंगल को बचाना काफी नहीं है, तस्करों पर पूरी तरह से लगाम कसनी होगी, जो चोरी छिपे इनके बच्चों को पकड़ लेते हैं। घने जंगलों में इंसानों की बेरोक-टोक आवाजाही रोकनी पड़ेगी और इन्हें घरों में पालने के खिलाफ कानूनों को और सख्त करना होगा। साथ ही ऐसे बड़े पक्षी उद्यान यानी विशाल एवियरी बनाने की योजना है, जहां ये सुरक्षित माहौल में अपना कुनबा बढ़ा सकें, ताकि बाद में उन्हें वापस आज़ाद किया जा सके। और जंगली भैंसों को बचाने के लिए विशेषज्ञों ने एक खास वैज्ञानिक प्रोटोकॉल तैयार किया है। ये कैसे काम करता है? सबसे पहले बस्तर में बचे हुए अलग-थलग झुंडों को क्रैक किया जाता है। फिर डार्ट गन के जरिए एटॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड और एसीपी का इस्तेमाल करके उन्हें सुरक्षित तरीके से बेहोश किया जाता है। इसके बाद इन्हें राज्य के दूसरे सुरक्षित जंगलों में शिफ्ट कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर किसी एक इलाके में कोई महामारी फैले तो एक साथ पूरी की पूरी प्रजाति खत्म न हो जाए। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। राज्य के जो चित्रित प्रतीक हैं, जो इमारतों और कागजों पर शान से उकेरे गए हैं, वो तो हमेशा हमारी समृद्धि का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे, लेकिन क्या राज्य के इन जीवित प्रतीकों को महज इतिहास की किताबों का हिस्सा बनने से रोकने के लिए हम पर्याप्त कदम उठा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है।